आईडीएफसी बैंक अगला एचडीएफसी बैंक बन सकता है। ये थंबनेल आप लोगों ने मल्टीपल टाइम्स देखे होंगे। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स और टीवी पे आने वाले एक्सपर्ट्स ने कुछ ऐसा ही सेम क्लेम किया, बार बार, कम से कम पिछले 5-6 साल से तो कंटिन्यूअसली किया। जब इसका आईपीओ आया था तब से इसने 0% रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो आखिर क्यों ये जो हाइप है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कि ये नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बन सकता है, कि इसकी ग्रोथ तो काफी अच्छी हुई है, बट जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो क्या सिर्फ नए ब्रांचेस खोलने से, कासा डिपॉजिट ले आने से या बहुत तेजी से रेवेन्यू बढ़ाने से बैंक की भी ग्रोथ होती है? इसका सिंपल आंसर है नहीं। जब तक आपकी कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं होती है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं दिखता है, जैसे इस साल अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट है तो नेक्स्ट ईयर 120 करोड़ का होना चाहिए, फिर 130, 150, 180, 200, अगर वो इस ट्रेजेक्टरी में ऊपर बढ़ता है तब आप कह सकते हो कि आप उसे लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। लेकिन एक साल में बहुत हाई प्रॉफिट, अगले साल फिर लॉस, फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट, फिर लॉस। अगर कोई भी स्टॉक, नॉट ओनली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बट कोई भी स्टॉक अगर ऐसा करता है तो वो बहुत लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देगा, नहीं देगा, दे भी सकता है, बट ये एक काइंड ऑफ जुआ बन जाता है। फिर अब हम ये फैसला कैसे करें कि आईडीएफसी बैंक जो इतना तेजी से ग्रो कर रहा है, आखिर उसका स्टॉक प्राइस क्यों नहीं भागता? क्यों वो बार बार सेम रेंज में 30-40 पे आता है, फिर 70-80 पे जाता है, फिर डाउन आता है, फिर ऊपर जाता है और उसी रेंज में भटकता रहता है? और क्यों आईडीएफसी नहीं है अगला एचडीएफसी बैंक? एटलीस्ट अभी के लिए हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे सारे रीजंस बाय गोइंग थ्रू देयर फाइनेंशियल्स और फिर देखेंगे उनके टेक्निकल चार्ट्स। सबसे पहले हम चलते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक के ऊपर। अगर हम इसका करंट मार्केट कैप देखें तो 51,873 करोड़ का है, करंट प्राइस 70 रुपीज का है और इसका 52 वीक हाई 78.5 का था एंड लो 52.5 का था। अगर हम स्टॉक पीई देखें तो 39.9 है और ये बहुत हाई है। हम इसके चार्ट में समझते हैं। अगर आप इसका पीई रेशियो देखोगे तो इसका मीडियन पीई है 19.5, जबकि अगर हम यहाँ देखें करंट पी जो है ये 40 है और ये 10 साल का हाईएस्ट पी है। हालांकि बैंक्स में हम प्राइस टू बुक रेशियो देखते हैं तो हम वो भी देख लेते हैं। अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो देखें तो जो मीडियन 1.3 था ये अभी लगभग वहीं पे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड नहीं कह सकते, अपने सेम रेंज में बना हुआ है। अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर्स में चले तो आप देखोगे कि जून 2022 में इसका जो रेवेन्यू था वो 4922 करोड़ का था। यही रेवेन्यू जून 2025 में बढ़ के 9642 करोड़ का हो गया और ये एक अच्छी ग्रोथ है, ये एक इंप्रेसिव ग्रोथ है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है नेट प्रॉफिट में। अब जो प्रॉफिट 485 करोड़ का था जून 2022 में, वो बढ़ के 567, 617, 816, अब यहां तक तो ये बढ़ता हुआ दिख रहा था। फिर ये कहीं ना कहीं सैचुरेट होने लगा। ये 732 करोड़ का है, फिर 747 करोड़ का है, फिर ये सेम रेंज में फंसा रहा और अभी भी आप देखोगे तो ये 453 करोड़ का इसका लेटेस्ट प्रॉफिट है, जो क्वार्टर 1 जून 2025 का प्रॉफिट इसका। तो जो प्रॉफिट इसका जून 2022 में था वही प्रॉफिट लगभग जून 2025 में भी है। तो इनकी ग्रोथ जो है वो रेवेन्यू वाइज तो हो रही है। ये हम पूरी पिक्चर देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखें तो मार्च 2017 में जब से इसका डेटा अवेलेबल है हमारे पास, अब ये 8578 करोड़ का इनका ईयरली टर्नओवर है। फिर अगर हम करंट देखें जो कि मार्च 2025 का, आप यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देख लो, 37 करोड़ के ऊपर। अब इमेजिन करो कि इसका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स से ज्यादा बढ़ चुका है, मोर देन 4 टाइम्स। बट जब वो प्रॉफिट में आते हैं तो हमें पिक्चर बहुत अलग दिखती है। जो नेट प्रॉफिट 1019 का था वो अब ऑलमोस्ट 7-8 साल बाद 1301 का है। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो इनकी बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जब तक रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ना इज गुड, लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है किसी 1-2 पर्टिकुलर ईयर में कम हो जाए, 1-2 क्वार्टर्स में कम हो जाए, समझ में आती है। कंसिस्टेंटली अगर ये इसी जोन में फंसा रहेगा और अपने
पर्सनल बेस्ट को नहीं बीट कर पाएगा हर साल या दूसरे साल में, तो इसे HDFC जैसे स्टॉक से कंपेयर करना थोड़ा सा नाइंसाफी होगी। अब अगर आप इसके चार्ट को देखो, इसके प्राइस चार्ट को, तो आप इमेजिन करो कि जिसने इस मतलब अगर आप देखोगे तो 13 नवंबर 2015 को ये स्टॉक ऑलमोस्ट 70 का था, 70.70, और 10 साल बाद ये कितने का है, 70.72। मतलब कि 10 साल से इसका कोई रिटर्न नहीं है। ठीक है, अगर किसी ने इसे यहाँ पे खरीद लिया हो अपने लोएस्ट पॉइंट पे और फिर होल्ड किया हो अभी तक, तो मे बी उसका पैसा 2-3 गुना हो गया होगा, बट ये बहुत गिनती के लोग होते हैं जो एकदम लो पे ले पाते हैं और उसके बाद उसे कंसिस्टेंटली होल्ड कर पाते हैं। इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो अभी के लिए बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगर ये नेक्स्ट 8 क्वार्टर्स 12 क्वार्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे और कंसिस्टेंटली रेवेन्यू को भी ग्रो करे, प्रॉफिट को भी ग्रो करे, एनपीओ को भी रिड्यूस करे या फिर कम से कम चेक में रखे, तो हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ा बैट बन सकता है। बट तुरंत HDFC से उसे कंपेयर करना थोड़ा सा नाइंसाफी होगा। एक बैंक जिसने कि कंसिस्टेंटली हमें लंबे समय तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट और पैसा बना के दिया है। हम एक बार चेक करते हैं। अगर हम HDFC बैंक में जाएं तो इसमें आप देखो, हम सीधा चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप रेवेन्यू की बात करो, जो मार्च 2014 का रेवेन्यू था वो 42,555 करोड़ का था, और अगर आप लेटेस्ट ईयर की बात कर लो तो ये 3,36,367 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 3,42,000 के करीब है। प्रॉफिट में आते हैं तो प्रॉफिट में आप देखोगे कि 8,700 करोड़ के करीब का प्रॉफिट था इनका 2014 में। अब वो बढ़ते 73,000 करोड़ को पार कर चुका है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गया ये 10 ईयर्स में। रेवेन्यू को अगर आप देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स पहुंचने वाला है, 9 टाइम्स तो हो ही गया है। ठीक है, बट रेवेन्यू 9 टाइम्स हो गया है, प्रॉफिटेबिलिटी 10 टाइम्स हो गई है। और अगर आप देखोगे कि कंसिस्टेंसी कैसे देखते हैं, कैसे मेजर करते हैं, तो आप यहाँ देखो, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनकी 21% है लास्ट 10 साल की, प्रॉफिट ग्रोथ 21% की 10 साल की, स्टॉक प्राइस 14% 10 साल का। ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर आप बात करो तो 16% है। तो मतलब ये बहुत ही बैलेंस दिखेगा आपको, इसके नंबर्स बहुत ही कंसिस्टेंट दिखेंगे, और इसीलिए इसे कंसिस्टेंट कंपाउंडर की कैटेगरी में भी डाला जाता है। इसके आप कोई भी पैरामीटर्स देख लो, आपको बहुत सॉलिड दिखेंगे। आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट में कोई भी एक सिंगल ईयर आपको ऐसा नहीं दिखेगा जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई हो इनकी। ये बढ़ा है, ये लगातार बढ़ा है, 8,000, 10,000, 12,000, 15, 18, 22, 27, 31, 38, 46, 65, 73, 73। तो अभी आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि कोविड जैसे टाइम पे भी इनका जो एसेट बुक था वो स्ट्रेस नहीं हुआ। वहीं अगर हम IDFC पे चलते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं तो आप इसका नेट प्रॉफिट देखो, 1019, देन 880, फिर -1908, फिर -2843, फिर 483, 132। अब ये इतना इनकंसिस्टेंट है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो परेशान हो जाएंगे ना। उन्हें कैसे समझ में आएगा कि अब ये कब चलना स्टार्ट होगा, कब ये कंसिस्टेंटली ग्रो करना स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए ये जो हाइप है, एंड नो डाउट IDFC का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। वैद्यनाथन जी को माना जाता है कि रिटेल बैंकिंग में वो टर्न अराउंड करने की पोटेंशियल रखते हैं, और नो डाउट मैनेजमेंट का इंटेंट भी है बहुत तेजी से ग्रो करना, चीज़ों को रिटेल बैंकिंग की तरफ और सिक्योर्ड बैंकिंग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना। एंड वी होप कि ये स्टॉक एक दिन HDFC जितना बड़ा बने। बट लुकिंग एट द करेंट फाइनेंशियल्स, अगर हमने फंडामेंटल एनालिसिस की तो उसमें हमें बहुत सारे फैक्टर्स अभी के लिए केवल करंट बेसिस पे बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लगते हैं। सो हाँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, जैसे ये स्टॉक अभी 70 पे ट्रेड कर रहा है, अगर ये यहाँ से फिर से टूटता है 40-45 के करीब आता है, आप उसको वहाँ खरीद सकते हो और फिर से 65-70 के प्राइस पे बेच के निकल सकते हो। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी IDFC जैसे स्टॉक में पैसा बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी बुरी है। अगर आप सर्विस की बात करो, एक्सपेंशन की बात करो, ब्रांच की क्वालिटी की बात करो, तो सर्विस क्वालिटी नो डाउट उनकी बहुत अच्छी है। बहुत फास्ट पेस पे काम करते हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ करते हैं,
बट एज एन इन्वेस्टर हमें प्रॉफिट चाहिए। अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ती है तो एज एन इन्वेस्टर थोड़ा सा कॉशियस होना बनता है, या फिर ऐसे बैंक्स को खोजना बेटर है जिसमें कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही ग्रो कर रहा है। तो वीडियो के अंत में हम फिर से उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या IDFC बैंक नेक्स्ट HDFC बैंक बन पाएगा। अगर आपको लगता है यस तो प्लीज कमेंट में यस करें और रीजन लिखें कि क्यों आपको ऐसा लगता है, और अगर आपको लगता है नो तो भी अपने कमेंट्स मेंशन करें और आपको लगता है क्यों आपको लगता है कि ये नेक्स्ट HDFC नहीं बन सकता है। मैं वेट करूंगा आपके रिस्पॉन्सेज की, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप फिर से किसी स्टॉक के एनालिसिस के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है। थैंक यू सो मच।